अच्छा, तो आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल फौजी ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ सोचा ही नहीं गया, बल्कि उसकी प्लानिंग बड़ी ही हैरानकुन डिटेल्स के साथ की गई। ये कहानी है वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही डेयरिंग प्लान की। आइए जरा इमेजिन करते हैं। तारीख है 3 जनवरी 2026। जगह है वेनेजुएला का कैपिटल कराइक्स। और वक्त रात के 2:01, जब पूरा शहर गहरी नींद में है। और ऐसी ही खामोशी और अंधेरे में एक टॉप सीक्रेट हाई स्पीड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो इस ऑपरेशन की जो स्पीड थी ना, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। सोचिए, रात 10:40 पर फाइनल गोहेड मिलता है और सिर्फ 14 मिनट बाद 150 से ज्यादा फौजी तैयारे हवा में थे। साथ ही एक साइबर हमले से पूरे कैरिक्स की बिजली गुल कर दी गई। सुबह 2:01 तक डेल्टा फोर्स के कमांडोज मादुरो के घर पर उतर चुके थे और वहां से सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो हिरासत में थे। मतलब एकदम फास्ट, डिसाइसिव और जबरदस्त एक्शन। और ये पूरा इवेंट कितना सररियल था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सदर ट्रंप ने खुद इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो इसे फ्लोरिडा से लाइव फीड पर बिल्कुल ऐसे देख रहे थे जैसे कोई टीवी शो या कोई एक्शन मूवी चल रही हो। जाहिर है, इतने बड़े स्केल पर की गई कार्रवाई के लिए कोई ना कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन तो देना ही पड़ता है। तो ऑफिशियल स्टोरी क्या बताई गई? दुनिया को जो वजूहात बताई गईं वो कुछ यूं थीं। पहला, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को बहाल करना है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क में जो ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है उस पर एक्शन लेना है। लेकिन क्या हो अगर ये ऑफिशियल स्टोरी पूरी स्टोरी ना हो? जराये के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत पुराना और कहीं ज्यादा कीमती मकसद छुपा था, और वो था तेल। इसका जवाब मिलता है वेनेजुएला की जमीन के नीचे। वहां 303 अरब बैरल के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। ये इतने ज्यादा हैं कि वेनेजुएला सऊदी अरब और ईरान से भी आगे निकल जाता है। और यही वो इकोनॉमिक पावर है जो अक्सर जियोपॉलिटिक्स का रुख तय करती है। देखिए, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते की बुनियाद में हमेशा से तेल रहा है। कई डेकेड्स तक अमेरिकन कंपनियां वहां आराम से काम करती रहीं, खूब पैसा बनाया। लेकिन फिर 1999 में ह्यूगो चावेस पावर में आए और 2001 में उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकारी कंट्रोल में ले लिया। बस इसी दिन से सब कुछ बदल गया और फिर शुरू हुआ टेंशन और सैंक्शंस का एक लंबा सिलसिला। अच्छा, अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि ड्रग ट्रैफिकिंग ही असल मसला था, तो फिर ये नंबर्स एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। डेटा ये बताता है कि वेनेजुएला से जो ड्रग्स जाती हैं उनमें से ज़्यादातर यूरोप जाती हैं, जबकि ग्वाटेमाला जैसे मुल्कों से इससे कई गुना ज़्यादा कोकेन सीधा अमेरिका आती है। तो फिर सवाल यह है कि टारगेट सिर्फ वेनेजुएला ही क्यों बना? इस क्यों का जवाब शायद हमें खुद ट्रंप के अल्फाज में मिलता है। ऑपरेशन के फौरन अगले दिन उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने वेनेजुएला की अपनी ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के कदम को अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरी कहा। अब ये बयान ऑफिशियल जस्टिफिकेशन से हटकर साफ साफ इकोनॉमिक मोटिव्स की तरफ इशारा करता। अब देखिए, वजह जो भी हो, किसी भी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को इस तरह से गिरफ्तार करने के ग्लोबल लेवल पर बहुत गहरे असरात होते हैं। और इस फर्जी कार्रवाई के जो नताइज निकले, उन्होंने एक नई और ख़तरनाक मिसाल कायम की। पूरी दुनिया से इस पर फौरन रिएक्शन आया, और सख्त रिएक्शन आया। लातीनी अमेरिका, यूरोप, एशिया, हर तरफ से बड़े बड़े मुल्कों ने उसकी मजम्मत की। सबने उसे इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस एक्शन को वॉर या जंग का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की गई, लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन, यानी कानून नाफिज करने वाला एक अमल। जैसे पुलिस किसी आम मुजरिम को पकड़ने जाती है। लफ्जों के इस छोटे से खेल ने कांग्रेस से अप्रूवल लेने की जरूरत को ही खत्म कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट था? एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए 150 फौजी तैयारे, साइबर हमले और फजाई हमले, ये तो किसी पुलिस एक्शन से कहीं ज्यादा एक फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन लगता है। और यही वजह है कि ये एक्शन बुनियादी कानूनी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साफ कहता है कि आप किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अमेरिका का अपना आइन कहता है कि जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। इस ऑपरेशन में ऐसा लगता है कि इन दोनों ही उसूलों को साइड पर रख दिया गया। तो आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया की सबसे ताकतवर कौमें ही कानून बनाती हैं,
तो क्या उन्हें तोड़ने का हक भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है?